जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं अनिरुद्ध सर आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों पे आज हम चर्चा करने आए हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको हम एक खास बात बता देते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री इस ग्रुप का सबसे बड़ा सिलेबस रखने वाला सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने के लिए स्पेशल रणनीति बनाना बहुत ही जरूरी है भाई। इसीलिए हम अपना पुराना टेक्निक जो हमेशा अप्लाई कर रहे हैं उसी टेक्निक को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सिविल के बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हों उनको भविष्य में भी काम देगा। अभी अभी आप लोगों को एलआरसी का वैकेंसी आया है, आपको पता है एलआरसी के वैकेंसी में भी केमिस्ट्री बहुत ही जरूरी है। इसीलिए जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे वो सेमेस्टर के साथ साथ पूरा जेई वाला भी कॉन्सेप्ट दे देंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए ये अप्लाइड केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट है। कहने का तो सिर्फ 5 यूनिट है, लेकिन अपने आप में हर एक यूनिट 2-2 चैप्टर कंटेंट कर रहा है। कुछ तो ऐसा है जो सिंगल चैप्टर रखे हुए हैं। तो कौन यूनिट कितने चैप्टर का है, कैसे उसको पढ़ना है, इसको समझेंगे अब हम। चलिए आते हैं। सबसे पहला यूनिट जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग, ये 2 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। 11th में आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग 2 अलग अलग लेसन बोलिए या चैप्टर बोलिए पढ़ा करते थे, जिसको कंबाइंड करके यहां एक यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूज है। ठीक है, उसके बाद उसका एटम का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका स्ट्रक्चर कौन कौन एक्सप्लेन किए थे, उनके एटम के मॉडल को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट के स्टेटमेंट वाइज हम लोग उसको बेहतर तरीके से सिस्टमैटिकली देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दिया गया है रदरफोर्ड मॉडल से, लेकिन इसके पहले हम लोग डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत से ही स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसको वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानेंगे। फिर मिल्कन्स थ्योरम क्या था, फिर रदरफोर्ड थ्योरम में आएंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आएंगे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद अमेरिकन वैज्ञानिक नील्स बोर रदरफोर्ड के मॉडल का जो ड्रॉबैक दिए थे उसको समझेंगे। उसको समझने के बाद हम लोग बोर्स थ्योरम पढ़ेंगे, यानी कि बोर्स थ्योरी जो कि एटम के मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है। ये बोर्स थ्योरी एनर्जी लेवल को एक्सप्लेन करता है, जो कि प्लांक्स एक इंजीनियर साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होता है बोर्स का एटॉमिक थ्योरी। तो बोर्स के एटॉमिक थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बोर्स थ्योरी पर ही सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर का एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप वगैरह समझ पाते हैं, कैसे करंट बहता है, कैसे करंट स्टॉप होता है, ये सब एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट से हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए ब्रांच चाहे सिविल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इस सब कॉन्सेप्ट को डिटेल में ढंग से पढ़ते चलेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए फिर आपको बोर्स थ्योरी के बाद डी ब्रॉगली थ्योरी और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया है। इसको समझते हुए हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्या पढ़ेंगे? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को एक्सप्रेस करके हम थोड़ा सा रुकेंगे। क्यों रुकते हैं? क्योंकि इसके पहले जो हम लोग बोर्स थ्योरी पढ़ रहे थे ना, उसमें जो एनर्जी लेवल है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि उसको ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट का सब पार्ट होता है जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल का अंतर क्या है, इन चीजों को पढ़ेंगे। इन चीजों को पढ़ने के बाद हम लोग क्वांटम थ्योरी को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे,
चारों क्वांटम नंबर को, चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो या स्पिन क्वांटम नंबर हो, इन क्वांटम नंबर को समझ के हम लोग इसके आधार पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कुछ रूल्स दिए गए हैं उस रूल्स को पढ़ेंगे, जैसे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, अबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, पॉली एक्सक्लूजन, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है, देख रहे हो सिलेबस में लिखा हुआ है। फिर अबाउ प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट लेते हुए हम 1 से 30 नंबर तक का, एटॉमिक नंबर तक का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। और उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका केमिकल बॉन्डिंग। क्या है? केमिकल बॉन्डिंग, जहां आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। क्या होता है मेरा आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बॉन्ड, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड को पढ़ने के बाद, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद, हम लोग वापस एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे एमसीक्यू घुस जाता है, पूछ देता है, ठीक है। और फिर हम इस लेसन के लास्ट टॉपिक में, इस यूनिट के लास्ट टॉपिक में हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम डिफरेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जैसे बेरिलियम क्लोराइड, BF3, मीथेन, CH4 या NH3, वाटर, H2O एक्सेट्रा। इसको तो एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ मेंशन नहीं किया गया, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन हमको पढ़ना है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन MCQ में हमेशा कॉम्प्लिकेटेड करते जाता है, इसीलिए हम लोगों को हर एक टॉपिक को बारीकी से देखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा बात है, इसका छोटा, सबसे छोटा यूनिट वाटर का ही है भाई, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है ये वाटर। वाटर इतना इसेंशियल कंपाउंड है, मतलब कंपाउंड है हम लोगों के लिए, जिसके बगैर हम कोई भी जीवित नहीं रह सकते हैं। कोई भी लिविंग थिंग्स अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएगा विदाउट वाटर। इसलिए वाटर क्या है, इसका एसेंसिटी क्या है, इसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, वाटर ट्रीटमेंट फिर पढ़ेंगे। वाटर ट्रीटमेंट में आपको पढ़ाएंगे हम कि हार्डनेस किसको कहते हैं, कितने तरह का हार्डनेस होता है, तो हार्डनेस का फिर यूनिट पढ़ेंगे। हार्डनेस पढ़ाएंगे तो बताएंगे टेम्पोररी हार्डनेस क्यों होता है पानी में, परमानेंट हार्डनेस क्यों होता है पानी में, उसको टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे हम हटा सकते हैं, और टोटल हार्डनेस निकालने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो होता है उसको पढ़ेंगे, जैसे कि EDTA मेथड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हार्डनेस डिटरमाइन करने के प्रोसेस में। इसीलिए दिया जाएगा आपको EDTA टेक्निक पढ़ना। क्या पढ़ाएंगे? EDTA मेथड पढ़ना, ठीक है। देखिए दिया हुआ है, EDTA मेथड से मेजरमेंट करेंगे आप हार्डनेस ऑफ वाटर का। उसके बाद आपको डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर बताएंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बताएंगे। ये सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर लाइम सोडा मेथड से भी बताया जाएगा और जियोलाइट प्रोसेस से भी बताया जाएगा, ठीक है। जान के हम जियोलाइट प्रोसेस पढ़ाते हैं क्योंकि उससे एक ऑब्जेक्टिव दे देता था, ठीक है। तो दे देता था इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं देगा, दे देता था तो दे सकता भी है, इसीलिए हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। थर्ड मतलब सॉरी सेकंड में ही उसके बाद का जो सेक्शन है उसमें BOD COD यानी कि ऑक्सीजन डिमांड पढ़ना है, कि पानी में कितना ऑक्सीजन का डिमांड है, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों, यानी कि BOD और COD पढ़ेंगे। और यहां पर हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे, ठीक है। और BOD COD का एक इंडेक्स पढ़ेंगे कि किस तरह के पानी का BOD की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और BOD COD में क्या अंतर है बेसिकली, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिर हम आएंगे इंजीनियरिंग मटेरियल यूनिट 3 में। यूनिट 3 इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसमें 2 लेसन या 2 चैप्टर है बोल सकते हो आप लोग। पहला तो मेटालिक मटेरियल एंड इट्स एलॉय, मतलब मेटल और उसका एलॉय के बारे में पढ़ना है पहला सेक्शन में, यूनिट 3 का पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन में नॉन मेटालिक मटेरियल जैसे कि पॉलीमर्स पढ़ना है, प्लास्टिक पढ़ना है, ठीक है।
देखिए कैसे भाई, इंजीनियरिंग मटेरियल में पहले हम बताएं कि मेटल्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशन, आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और साथ साथ हम एलओआईज को पढ़ेंगे। फिर हम बताएं कि सेकंड टॉपिक है जो आपका है नॉन मेटालिक मटेरियल, जिसमें पॉलीमर्स पढ़ना है सिर्फ। नॉन मेटालिक मटेरियल में पॉलीमर्स और सिरेमिक मटेरियल भी होता है, लेकिन सिरेमिक मटेरियल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। पिछले 2 साल से सिरेमिक मटेरियल पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन हम जब इस लेसन को पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा सिरेमिक के जिक्र कर देते हैं कि ऑब्जेक्टिव ना आ जाए, ऑब्जेक्टिव ना आ जाए, क्योंकि ट्रेस कहीं ना कहीं सिरेमिक का छुपा हुआ है यहाँ। ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स का पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जैसे होमोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स। फिर पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, एडिशनल पॉलीमराइजेशन से बना हुआ पॉलीमर किस नेचर का होगा, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन से बना हुआ पॉलीमर किस नेचर का होगा। इसके नेचर को समझते हुए हम लोग सभी पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में देखेंगे थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये अंतर पूछता है। ठीक है, फिर आपको नायलॉन, नायलॉन जो कि एमाइड ग्रुप है, पॉली एमाइड ग्रुप, उसका आपको दिया हुआ है 2 पढ़ाएंगे हम 3, नायलॉन 6, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 11, ये 3 नायलॉन हम पढ़ाएंगे उसका यूज के साथ। फिर आपको बैकलाइट, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग पढ़ाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेगा रबर। रबर, रबर कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं, लेटेक्स ट्री से भी, या जो उसका जो ट्री होता है रबर ट्री से कैसे लेटेक्स प्राप्त करके हम रबर प्राप्त कर लेंगे, या रबर को हम लोग कैसे पॉलीमराइज करके बनाएंगे, है ना। उसके बाद नेचुरल रबर, आर्टिफिशियल रबर से कैसे अंतर है उसको समझेंगे हम लोग। फिर नेचुरल रबर से क्या खासियत है आर्टिफिशियल रबर में उसको समझेंगे। फिर हम लोग रबर के एक टेक्निक जिसको वल्केनाइजेशन कहेंगे उसको समझेंगे, कि रबर को हार्ड करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसमें सल्फर मिलाया जाता है, उस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहेंगे। तो वल्केनाइजेशन और उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यूनिट 4 में आप देख रहे हो कि नाम यूनिट 4 है, लेकिन इसमें भी 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर है फ्यूल, दूसरा है लुब्रिकेंट, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट, फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। ठीक है, फ्यूल में आपको हम उसका डिफिनेशन, डेफिनेशन के बाद आपको उसके टाइप्स, टाइप्स का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हुए आपको सीखना क्या रहता है भाई, तो उसके पढ़ते हुए आपको सीखना होता है हर बार की तरह कि इसका कुछ फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए फ्यूल का। कैरेक्टरिस्टिक्स में ही एक आएगा क्लोरोफिक वैल्यू, इग्निशन टेम्परेचर, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो जब हम क्लोरोफिक वैल्यू पढ़ाएंगे तो क्लोरोफिक वैल्यू का दोनों टाइप पढ़ाएंगे, किसी फ्यूल के क्लोरोफिक वैल्यू के जितने टाइप्स होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसको एक्सप्लेन करने के बाद हम HCV LCV यानी दोनों टाइप में अंतर समझेंगे, समझते हुए इसका डिटर्मिनेशन करेंगे। मतलब क्लोरोफिक वैल्यू निकालने का एक प्रोसेस होता है ड्यूलोंग पेटिस थ्योरम। तो ड्यूलोंग पेटिस थ्योरम से हम लोग या ड्यूलोंग फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, HCV LCV कैलकुलेट करेंगे ड्यूलोंग फार्मूला से। ठीक है, ड्यूलोंग पेटिस नहीं, ड्यूलोंग फार्मूला से सीधा डायरेक्ट याद रखना। ड्यूलोंग फार्मूला का इस्तेमाल करने के बाद हम लोग वाटर का, सॉरी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक बॉम्ब कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करेंगे, उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, बॉम्ब कैलोरी मीटर। फिर आपको जितने तरह के फ्यूल से हैं जैसे पेट्रोल एंड डीजल के रेटिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे उसमें आपको ऑक्टेन नंबर और सीटेन नंबर, ये दोनों जरूरी है पढ़ना। पेट्रोल इंजन के लिए ऑक्टेन नंबर, वहीं डीजल इंजन के लिए सीटेन नंबर पढ़ेंगे। क्या है ऑक्टेन नंबर, क्या है सीटेन नंबर, इसका कंप्रेशन रेशियो से क्या इफेक्ट पड़ता है इंजन पे, है ना। तो इस सब चीज को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग लुब्रिकेंट में आ जाएंगे, यूनिट 4 का ही सेकंड पोर्शन लुब्रिकेंट में आएंगे। इसमें हम लोग लुब्रिकेंट किसको कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, किसका कैसा एप्लीकेशन होता है, उसको समझने के बाद हम लोग सीधा फोकस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। फिर इसमें आपको ऑयलनेस, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इंडेक्स,
क्लाउड पॉइंट, पोर पॉइंट, फायर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट जैसा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हम पढ़ाएंगे, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स में भी आता है और एमसीक्यू में भी इससे आता है। उसके बाद हम फ्यूल का केमिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ाएंगे, जैसे एसिडिटी या न्यूट्रलाइजेशन नंबर, सैपोनिफिकेशन नंबर एंड इमल्सिफिकेशन नंबर। ये तीन चीज, पहला क्या, एसिडिटी या न्यूट्रलाइजेशन नंबर, दूसरा सैपोनिफिकेशन नंबर, तीसरा इमल्सिफिकेशन। ये तीनों केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे लुब्रिकेंट का, ठीक है। फिर सबसे सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना सिविल वालों के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट का नाम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। और इस यूनिट को पढ़ने के लिए दो चैप्टर में बांटा गया, और ये पहला चैप्टर ही 3 सेक्शन में बांटा गया। पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मतलब इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो यूनिट है उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक चैप्टर भी मान लीजिएगा। उस चैप्टर में आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे, फिर कंडक्टेंस पढ़ाएंगे, फिर सेल पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, कंडक्टेंस और सेल समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट समझना होगा, ठीक है। उन चीजों को पढ़ाने के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड जितना भी थ्योरी है या लॉ है, जैसे कि अरेनियस थ्योरी, फैराडे लॉ, इसको समझेंगे। फिर डिग्री ऑफ एनाइजेशन वगैरह समझ लेंगे और कंडक्शन में आ जाएंगे। कंडक्टेंस जो इसका टॉपिक है उसको हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइसिस और सेल को आसानी से समझ में आ सके। इलेक्ट्रोलाइसिस और सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अलग अलग पार्ट है। जैसा कि हम बता रहे थे कि पहला पोर्शन होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा सेक्शन होगा कंडक्टेंस, तीसरा होगा सेल। इस यूनिट का 3 टॉपिक है जिसको पढ़ के हम इस लेसन को आसान बनाएंगे। सेल में कुछ टॉपिक का नाम भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन हम पढ़ाएंगे। कंडक्टेंस में भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे ताकि आपको ये पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मिल सके। और लास्ट टॉपिक देखिए कोरोजन है। कोरोजन जो होता है एक अलग चैप्टर ही होता है, जिसमें आप जानते हैं कि कैसे मेटल डिटेरियोरेट होता है, मेटल डिस्ट्रक्ट होता है। शुद्ध भाषा में बोलो तो आप जंग उग लगना देखते हो कि जंग लगने से कैसे लोहा का सामान खराब होता है। तो जंग लगना एक तरह का कोरोजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कोरोजन को समझते हुए हम लोग आगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे इस लेसन से। इस लेसन में फैराडे लॉ से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अरहेनियस थ्योरी से न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अरहेनियस का थ्योरी न्यूमेरिकल नहीं है, सॉरी, कोलरास का पढ़ाएंगे। अरहेनियस का नहीं, सॉरी, कोलरास का। किसका? कोलरास लॉ कंडक्टेंस में आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे लॉ आएगा, ठीक है। तो कोलरास लॉ और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे। देखो लिखा हुआ है। और तो और लास्ट में जो सेल है पढ़ना, उसका इक्वेशन, ईएमएफ डिटर्मिनेशन और नर्नेट्स इक्वेशन को समझाएंगे। एक इक्वेशन है नर्नेट्स इक्वेशन, ये नर्नेट्स इक्वेशन, उसको समझाते हुए हम आपको ये भी बताएंगे कैसे सेल का केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री, और यही बेसिक और बेहतर तरीका है पढ़ने का, और इसी तरीके का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे पूरे जोर खरोश से आप लोग तैयार रहिएगा हमारे केमिस्ट्री के क्लास के लिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि अपने क्लास में हम टाइम ज्यादा से ज्यादा देते हुए आपको सिलेबस खत्म कराएंगे। हम जब भी केमिस्ट्री पढ़ाते हैं पहले ही बोल देते हैं कि सिलेबस बड़ा है, हमको टाइम चाहिए, मैनेजमेंट देता है टाइम, और हम सिलेबस को खंगाल खंगाल के अच्छे से पढ़ाते हैं। इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं केमिस्ट्री को बेहतर करने के लिए आप तैयार रहिए, और जब भी पढ़िएगा हमसे एक कॉपी और एक कलम लेके बैठिएगा, उस समय रफली लिखते जाइएगा। जो हम बोलेंगे बोर्ड पे कि ये एमसीक्यू इस तरह का पूछता है, उसको फटाक सा कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो जब देखिएगा
तब आपको नोट करने के टाइम में दिक्कत होगा, क्योंकि आप पर लोड बढ़ते जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए सब लाइव में आने का। ठीक है बाबू, फिर हम टॉपिक शुरू करेंगे कल से, मतलब हमारा नेक्स्ट क्लास जल्दी ही शुरू हो जाएगा भाई। हम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आना चाहेंगे, और मैनेजमेंट हमारे साथ टाइम देगा और हम आपका सही समय पे पहले ही खत्म कर देंगे, समय से पहले ही खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए फिर जय हिंद सबको। और अपने अपने कॉलेज में सभी दोस्तों को बता दीजिए कि जल्दी से जल्दी इनरोल्ड हो जाएं, और जो इनरोल्ड हो गए हैं उसको वेलकम टू टेक्निकल क्लासेस, आइए और बेहतर कॉन्सेप्ट लीजिए भाई। जय हिंद सबको।